बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स के अंदर साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया, उसकी डेफिनेशंस को देखा। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है 12वीं सदी के बाद ना। बहुत अच्छा जुमला एक राइटर्स ने और एक रिसर्चर ने लिखा है 1908 के अंदर, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ें। हरमन ने 1908 में लिखा कि साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री, यानी ये दुनिया में मौजूद तो बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री को जब कलेक्ट करने की बात करते हैं तो ये कुछ 200 सवा 200 साल की टोटल हिस्ट्री इसकी बनती है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी साइंस जो एग्जिस्ट कर रही है विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन। जब से इंसान है तो जाहिर है ये इंसान के बारे में हमने जैसे पढ़ा, ये स्टडी ऑफ मैन है, स्टडी ऑफ मैन्स बिहेवियर है, इंसान के मुताले का नाम है, इंसानी मुताला किस तरह से होता है। तो फिर इसके रूट्स और इसकी हिस्ट्री तो वहीं से शुरू होनी चाहिए। लेकिन 12वीं सदी के बाद जो है इसकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बड़ा स्पार्क आया और बड़ी डेवलपमेंट हुई, तो इसे ट्रू साइंस जो है ना उसका दर्जा दिया गया कि वाकईतन साइकोलॉजी जो है ये एक साइंस है। तो हम जानते हैं कि अगर ये साइंस है तो फिर इसके अंदर इसी दौर के अंदर जो है बहुत सारी अप्रोचेस, थ्योरीज और इसी तरह इंटररिलेटेड आइडियाज़ और बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ऐसे फिनोमिनास बन चुके हैं जिनको लेबॉर्ट्रीज में भी प्रैक्टिस किया जाता है और जिनको जो है वो इंडस्ट्री के अंदर भी प्रैक्टिस किया जाता है। अगर हम बात करें कि हमें क्यों ज़रूरत है हिस्ट्री को पढ़ने की, तो असल में होता ये है कि जो अर्लियर फिलोसफर्स थे ना, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हिस्ट्री का, जब तक हम उनको नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक हम मॉडर्न हिस्ट्री को आउटलाइन नहीं कर सकते कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या। आपको क्या, अगर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, हम शुरू कर लेते हैं जी कि इसकी मॉडर्न डेफिनेशन से शुरू कर लेते हैं, तो हमें ये तो नहीं ना पता कि ये साइकोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ साउल से लेकर साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर तक का जो इसका सफ़र है वो कैसा है। बहरहाल जो चंद स्लाइड्स हैं इसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जी। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी वाकईतन केम इनटू एग्जिस्टेंस है, जिसको प्रूव किया गया, जो पहला तजर्बा किया गया इंसान के माइंड के ऊपर, इंसान की जहानत के ऊपर, ठीक है ना जी, वो 1879 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लैप्जिग जर्मनी के अंदर विलहेल्म वंट नाम के एक प्रोफेसर ने किया था। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, और होता भी है जी, इंसान शुरू से ना 2-3 कामों में बड़ा उलझा हुआ है, ठीक है ना। और वो क्या है, वो जी इंसान दूसरे इंसानों के बारे में जानने की बड़ी कोशिश करता है। और आपने ये ड्रामों में भी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहता है इंसान। इंसान अपने आप को वो स्पिरिचुअली, रूहानी ताकतों में जकड़ कर और उनको पावरफुल बनना चाहता है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां भी आपको मिलेंगी जिसके अंदर आपने ये सुना होगा कि जी कोशिश की गई कि जी मैं पूरी जो है ना वो इंसानों को जो है ना वो कंट्रोल कर लूं। और तो ये बेसिकली इमोशंस, मैडनेस। अब मैडनेस क्या है जी, किस तरह हम पागल हो जाते हैं। देखें आप, हमें दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो दौलत के पीछे पागल हुए पड़े होते हैं, दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने पैशन के पीछे पागल हो जाते हैं। तो ये मैडनेस है क्या, ये इमोशंस क्या हैं, क्यों इंसान जो है वो ना चाहते हुए भी गमज़दा हो जाता है, क्यों इंसान जो है वो ना चाहते हुए भी खुशी के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कौन सी ऐसी पावर है, ये कहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, और किस तरह मैं दूसरे इंसान से वो काम करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अगर आप इस स्लाइड की आखिरी लाइन पढ़े ना, ही ऑलवेज वांटेड, कौन, इंसान, ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम पावरफुल, इंसान ताकतवर बनना चाहता है, एंड एबल टू मेक अदर्स, और दूसरों को ऐसा बनाना चाहता है व्हाट ही वांटेड देम टू डू, कि मैं उनसे जो चाहूँ मैं उनसे करवा सकूँ। इस सोच ने जो है ना वो डेवलपमेंट लेके आई है मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर कि मैं किस तरह से दूसरे इंसानों को कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। तो बहरहाल हुआ ये क्या था कि ये 2 स्टूडेंट्स थे जो हेल्प आउट कर रहे थे वुंट को, प्रोफेसर साहब को।
मिडिल एज के प्रोफेसर थे और ये अपनी इन्होंने ना बेसिकली ये 1879 दिसंबर 1879 की ये बात है और यूनिवर्सिटी ऑफ लेipzig के अंदर ये पहला तजर्बा था जो रिकॉर्डेड है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। अगर इससे पहले किसी ने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया भी था तो वो हिस्ट्री का हिस्सा, तारीख का हिस्सा नहीं बन सका। इसलिए आप देख लें 1879 से लेकर 1979 और आज हम 2020 के अंदर हैं, तो 150 ईयर्स के करीब करीब जो है ना वो मॉडर्न साइकोलॉजी की जो बर्थ है वो आप देख लें कि 150 ईयर्स पहले हो रही है। जो आज की जदीद साइकोलॉजी हो क्या रहा था, इन्होंने एक मशीन बनाई थी और उस मशीन के ज़रिए ये बेसिकली एक तजर्बा कर रहे थे कि एक आवाज़ सुनने के ऊपर इन्होंने इंसानों से कहा हुआ था कि आपने ना एक बटन दबाना है। ये आजकल आपने देखा हुआ है, ये गेम शोज़ के अंदर नहीं होता कि जब वो सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं जी आपने बज़र बजाना है, ठीक है। उस तरह की एक गेम और एक तजर्बा जो है ये साइंसदान कर रहा था। तो जो चीज़ इसके नोटिस में आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसने कहा कि क्यूरियसली पीपल रिस्पॉन्डेड इन अबाउट 1/10 ऑफ सेकंड, एक सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर जो है ना वो लोगों ने रिस्पॉन्स किया। यानी ठीक हो गया, व्हेन आस्क्ड टू प्रेस द की एज सून एज द साउंड अकर्ड, जब यानी पहले उन्होंने कहा कि जैसे ही आवाज़ आएगी ना तो आपने एक की को दबाना है, तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो 1/10 था। ये फर्स्ट टाइम की बात थी, ठीक हो गया। बट सेकंड टाइम जब हुआ, यानी जब उन्होंने पहली दफ़ा किया तो 1/10 था, लेकिन जब दूसरी दफ़ा किया तो देवर मोर एक्यूरेट और 2/10 ऑफ द सेकंड था। यानी इसमें फ़र्क क्या हुआ कि जब इंसान किसी बात को कॉन्शियसली सुनने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका रिस्पॉन्स बेहतर हो जाता है। अगर उसने सुन के, यानी आप तैयार बैठे हैं किसी काम को, किसी बात को सुनने के लिए, ठीक है, जैसे पीएन बाहर बैठा हुआ है और उसे कहा जाता है कि जी मैं थोड़ी देर में आपको बेल दूंगा तो आपने रिस्पॉन्ड करना है। अब वो चूंकि बैठा है और कॉन्शियसली वेट कर रहा है तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो एज कंपेयर टू अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स टाइम के वो बेहतर होगा। यहाँ से उन्होंने इस बात को समझा कि कोई ना कोई चक्कर इंसान के माइंड का है, कोई फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेंटल प्रोसेस हैं कि एक मेंटल प्रोसेस वो है जो फास्ट वे में रिस्पॉन्ड करता है, और अगर हम कॉन्शियसनेस को उसके साथ अटैच कर दें, शऊर को उसके साथ अटैच कर दें, तो वही मेंटल प्रोसेस जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो जो था ना, ये पहला तजर्बा था जो हुआ, जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। Thus began what many consider psychology's first experience. This was the first experience. और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया और चलते चलते फिर बहुत सारे जो है ना वो तजर्बात से होता हुआ आज मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर आया है। अगर हम बात करें इसकी हिस्टोरिकल रूट्स की, तो टुडे साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आज तो हम ये कहते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। मतलब ह्यूमन बिहेवियर क्या है, यानी ये कोई नहीं कहता कि बंदे का कद किमें लंबा होएगा, साइकोलॉजी में ऐसे डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है जी। तो ये भी नहीं बताया जाता कि जनाब अगर दिमाग का साइज बड़ा होगा तो बंदा ज़हीन होगा, ठीक है। हम बात करते हैं आजकल क्या कि जी जब ये सिचुएशन आती है ना तो उस वक्त मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ। यानी मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं कुछ सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं मतलब साइकोलॉजिकल एतबार से कि जैसे ही वो सिचुएशंस मेरे सामने आती हैं ना तो मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन का शिकार होता हूँ। ये मेरा बिहेवियर है। यानी अंडर सम सर्कमस्टेंसेस मैं बिहेव कैसे करता हूँ। आज की साइकोलॉजी ये कहती है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है ये साइकोलॉजी है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। शुरू में क्या कहा जाता था कि ये स्पिरिचुअल स्टडी है, इंसान की रूह जो है, साउल की स्टडी है, माइंड एंड कॉन्शियसनेस की स्टडी है। और उसके बाद जाके यानी साउल, ये बात शुरू हुई है स्टडी ऑफ साउल से, फिर ये बात आई स्टडी ऑफ माइंड पे, फिर ये बात आई स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस पे, और अब जो है लास्टली इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है। 1590 के अंदर रॉल्फ नाम के एक साइकोलॉजी का बंदा था जिसने इसका नाम रखा था, नाम इसने दो अल्फाज से लिया था, साइकी एंड लोगोस से। साइकी का मतलब था साउल और लेटर लोगोस का मतलब था जो हमारे पास है ब्रॉड नॉलेज। तो इसलिए 1590 के अंदर जो इसको नाम दिया गया था वो यही कहा गया था कि ये साइंस ऑफ साउल है, कि हम इसके बारे में, रूह के बारे में, साउल के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन लाइफ जो है ये सारी की सारी साउल के इर्द गिर्द घूमती। एरिस्टोटल बहुत बड़ा नाम है, अरस्तु जिसे हम कहते हैं, उसने भी ये कहा था कि लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट साउल, कि ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है अगर
उसमें रूह नहीं है, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर सका था कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड द साउल। यानी मिसाल के तौर पे बंदा अच्छा होता है, अगर एक अच्छा इंसान होता है तो उसकी रूह अच्छी होती है तो वो अच्छा इंसान होता है, या अगर एक बुरा इंसान होता है तो वो उसकी रूह के ताबे होता है। यानी इंसान के जिस्म और उसके बिहेवियर्स और उसके करैक्टर्स जो हैं क्या उसकी रूह के ताबे हैं, ठीक है ना। ये इन चीजों को डिफाइन नहीं किया जा सका था। बहरहाल ये बात चलती गई आगे। क्या हुआ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स वर डिस्कार्डेड। एक वक्त आया कि उन्होंने वो जो रूहानी था ना कि जी ये तो रूह की है, इसको डिस्कार्ड करके उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया विद द कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड माइंड। उन्होंने कहा नहीं नहीं, साइकोलॉजी जो है ये रूह नहीं बल्कि माइंड की गेम है। इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इंसानी दिमाग की बात है, इंसानी माइंड की बात है। लिहाजा इसकी डेफिनेशन ऐसे आ गई हमारे सामने, क्या कि साइकोलॉजी वाज आल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड, बट साइकोलॉजिस्ट वर नेवर सेटिस्फाइड। इससे सेटिस्फाइड इससे भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि माइंड क्या है, अब इंसान अनसीन चीज है ना। ये तो आप देखें इंसान के जहन में क्या चल रहा है। मैं मिसाल देता हूँ, आप सच बोल रहे हैं, ठीक है, हमें क्या पता आप सच बोल रहे हैं, ठीक हो गया। इंसान मुनाफिकत क्या है, मुनाफिकत को कैसे आप देख सकते हैं, मुझे ये बता दें। एक बंदा आपके साथ बहुत मीठा होके बात, यानी एक बंदा खुशी का इजहार कर रहा है लेकिन मेंटल प्रोसेस उसका ये नहीं है। और ये ऐसा है भी, आप देखें कोई बंदा अगर मसनूई तौर पे आपके सामने खुश हो रहा होगा तो उसके जो चेहरे के जो चेहरे के आसार है ना वो उसका साथ नहीं दे रहे होते। तो ये फर्क है, ये फर्क है। अब क्या फर्क है कि वो बिहेव तो कर रहा है खुशी वाला लेकिन इनफैक्ट उसके मेंटल में कोई और प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन की वजह से जो साइकोलॉजिस्ट थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे माइंड के साथ। यार माइंड को हम क्या स्टडी करें, माइंड में कुछ और चल रहा हो और बिहेव इंसान और तरह से कर रहा हो, तो ये क्लियर नहीं है। तो माइंड को हम ऑब्जेक्टिव टर्म्स के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लिहाजा साइकोलॉजिस्ट स्विच देयर पोजीशन एंड बिगेन इन्वेस्टिगेशन इनटू बिहेवियर्स दैट वाज एन ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। उन्होंने कहा छोड़ो इस बात को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेंटल प्रोसेस उसका क्या है, हम उसके बिहेवियर्स को देखेंगे जिनको हम देख सकते हैं और वो ऑब्जेक्टिव भी हैं। इंसान जो है अगर रो रहा है तो वो किसी मकसद के लिए रो रहा है, इंसान खुश हो रहा है तो किसी मकसद के लिए खुश हो रहा है, एक्साइटमेंट अगर है तो वो भी ऑब्जेक्टिवल है और ऑब्जर्वेबल है, हम देख सकते हैं। माइंड के अंदर जाके तो नहीं हम देख सकते। आल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फोरेंसिक लैब्स आ गई हैं, अब हम बता सकते हैं कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस तरह की मशीनरी जो है वो इजाद हो चुकी हुई है। आपने देखा होगा ये फोरेंसिक टेस्टिंग वगैरह जो है ना अब होती है। बहरहाल ये ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर की तरफ बात आ गई। सो इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग दैट अ स्टूडेंट ऑफ अ साइकोलॉजी, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी क्या है, आपको आप क्या किस तरह डिफाइन करेंगे। साइंस ऑफ माइंड, ये भी डेफिनेशन ठीक है। साइंस ऑफ सोल, ये भी ठीक है। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी ठीक है। और साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये भी ठीक है। तो ये जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना ये चेंज होता गया। तो ये कैसे चेंज होता गया, ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स थे। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है ना जो अर्लियर है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड जो हैं वो इसके बानी हैं और इनके मुताबिक क्या था कि साइकोलॉजी जो है ना ये बेसिकली कॉन्शियस एक्सपीरियंस का नाम, यानी ये शऊर के ऊपर ले गया। इसने नई नई बात की। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है, इसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। वो लेक्चर ही हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर है। तो इसमें सिर्फ इसने इतना बताया कि जी जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, शऊर है। शऊर इंसान का डेवलप होता है, शऊरी इंसान का जो है वो आप कह लें डीमोरलाइज होता है। शौरी तौर पे जो कुछ हो रहा होता है ना वो ही सारा कुछ साइकोलॉजी के ज़िम्रे में आता है। इन अदर वर्ड्स विलियम वुड साइकोलॉजी हैज़ टू इन्वेस्टिगेट। अब विलियम वुड ने तो शुरू में क्या दिया था, क्या कहा था कि बेसिकली ये इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स, अपनी सेंसेशंस को हमने ये देखना है। मोटिवेशन क्या, मुझे ये बता दो सिंपल। आप जुम्मे की तकरीर सुन के आते हो, आप किसी का बयान फेसबुक पे सुनते हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी टीचर का लेक्चर सुनते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे ये बताओ दवाई देता है आप, ठीक है ना। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, कोई दवाई तो नहीं देता ना, कोई ट्रीटमेंट तो आपकी नहीं करता। क्या करता है वो, आपके अंदर मौजूद जो इंटरनल फोर्सेस हैं आपकी, ठीक है, जो आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं, इंटरनल प्रोसेसेस हैं, उनको बूस्ट अप करता है, ठीक है। और वो बूस्टिंग जो है वो आपको काम करने पे कंपेल करती है, वही आपको मोटिवेशन और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। और समझ आ रही है ना बात की।
ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है, और तगड़े बंदे ਨੂੰ डरा दिए ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ भी नहीं कर सकता। ये हौसले और इसकी बात होती है, ठीक है जी। मेरी बेटी हंस रही है मेरी बातें सुन के। हाँ, वो कह रही है बीच में आप उर्दू बोल रहे हैं, बीच में ही आप पंजाबी बोल रहे हैं। बेटा ऐसे ही होता है ना, फिर हंसाना नहीं, बच्चों को बोर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, खैर वो हंस रही है मेरे पास बैठी हुई ना, ठीक हो गया जी। द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नाउ डिस्कार्डेड, अब ये भी रिजेक्ट हो चुकी है, अब ये कोई नहीं है। क्या ग्राउंड्स क्या थी? मॉडर्न डे साइकोलॉजी डज नॉट बिलीव इन कॉन्शियसनेस एज इट यूज टू, कहते हैं कि शऊर की बात वो नहीं करते, वो कहते हैं मेंटल प्रोसेस जो है ना वो और चीज़ है, कॉन्शियसनेस जो है वो और चीज़ है। अब जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो आके खड़ी हो गई है जी, ओ भाई जी, कि ये बिहेवियर की साइंस है, ठीक है। वाटसन जो था ना, ये फाउंडर है बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट का, वाटसन ने बड़ा काम किया है और उसने ये कहा है जी कोई शय नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। बंदा कहता जी मैनू रात को जिन नजर आते, ये भी बिहेवियर है, हम पढ़ेंगे आगे जाके, एल्यूजन हम इसको कहते हैं। लोग जो कह रहे होते हैं ना मुझे कोई नजर आ रहा है, समझ आ रही है, ये बीमारी है उसकी, और वाकईतन उसे नजर आ रहा होता है, हम उसको फील नहीं कर रहे होते। इसकी एग्जांपल्स मैं आगे आपको दूंगा और आप समझेंगे वाकईतन आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा हुआ है। तो बेसिकली ये साइंस ऑफ बिहेवियर है और वाटसन इसका फाउंडर है। हम बात करेंगे इसके ऊपर अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के ऊपर। और ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है इसे हम बिहेवियरिज्म कहते हैं, या बिहेवियरिस्ट टाइप लोग जो है ना ये होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये अर्ली स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो यानी हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं अपनी बातों को। स्ट्रक्चरलिज्म से बात शुरू हुई जो कि इंट्रोस्पेक्शन था, इंसान के इंटरनल प्रोसेसेस की बात हो रही है। फंक्शनलिज्म जो है ये एक्सट्रोस्पोकन है जी, ये स्पेक्शन है जी, जिसके अंदर हम बात करेंगे आउटर के इंसान जो है ना वो बिहेव कैसे करेगा। हम बात ही नहीं करेंगे उसके इंटरनली क्या है, हम तो ये देखेंगे कि वो चीज़ों को अडॉप्ट कैसे करता है। सर्दी आती है तो वो किस तरह के कपड़े पहनता है, ठीक है ना, वो गर्म कपड़े पहने हुए हैं तो हमें पता है कि इसे सर्दी लग रही है। अगर एक आदमी सर्दी में भी गर्म कपड़े नहीं पहन रहा तो हम देखेंगे कि ਇਹਦਾ कोई पुर्जा ढिल्ला है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसको सर्दी नहीं लग रही। समझ आ रही है। हम बात करेंगे फंक्शनल्स की, हम बात करेंगे कि वो किस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करेगा और किस तरह वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, यानी अपने बिहेवियर्स को परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास विलियम जेम्स का नाम भी है, मैरी वाइटन का नाम भी इसके अंदर मौजूद है। पहली विमेन है जी जिसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मेंबर भी बनाया गया था। ये वो चंद थ्योरीज थी जो हमें याद रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यही देखेंगे कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के हैं। उसके बाद आ गई बात बिहेवियरिज्म की। बिहेवियरिज्म क्या है? इसमें ये कहते थे कि जी शुड बी एन ऑब्जेक्टिव साइंस, कि साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिवली हैंडल करना चाहिए। एवं बंदा किसी के बारे में बैठ के ना सोचे, मकसद के तहत सोचे। ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना है आप, क्यों एक बंदा जो है ये काम करता है और कैसे करता है और इसका मकसद क्या है, जब हम ऑब्जेक्टिव साइंस के तौर पे इसको लेंगे। दूसरा इसका क्या था कि स्टडीज बिहेवियर विदाउट रेफरेंस टू द मेंटल प्रोसेस, बस आप रवैया देखें मेंटल प्रोसेस ना देखें। इस बात से लोगों ने एग्री नहीं किया। बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे जो पहली बात से तो एग्री थे कि ऑब्जेक्टिव साइंस होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात से वो एग्री नहीं थे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव टू एम्फसाइज ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ हेल्दी पीपल। ये कहते हैं जी बंदा सेहतमंद होता है तो तभी वो जो है वो ह्यूमनिस्टिक या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को देता है। तो ये सारी बातें कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे, परसेप्शन पे बात करेंगे, थिंकिंग पे, मेमोरी पे। इंसान के बिहेवियर्स जो हैं ये सारे के सारे क्या है? परसीव करना बिहेवियर है, सोचना बिहेवियर है, मेमोरी बिहेवियर है, लैंग्वेज, ये सारे किस तरह इंसान, तो यही आगे हमारे चैप्टर्स हैं। परसेप्शन हम पढ़ेंगे, मोटिवेशन हम पढ़ेंगे, लर्निंग हम पढ़ेंगे, थिंकिंग हम पढ़ेंगे। ओ भाई लिसनिंग हम कैसे करते हैं, लिसनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिसनिंग एक बिहेवियर है, समझ आ रही है। लिसनिंग एक बिहेवियर। आप घर में रहते हुए किसी की नहीं सुनते तो उस वक्त क्या आपके कान बंद हो गए? नहीं, आपका मेंटल प्रोसेस चेंज हुआ है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा आपको? एक जगह बैठे हुए भी आपको कुछ सुनाई अगर नहीं देता तो ये कोई बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, कोई कान बंद नहीं कर लिए आपने, जस्ट आपने अपने मेंटल प्रोसेस को शफल किया है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? इस तरह के मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर्स की बात जो है ना ये इसके अंदर करेंगे जी। तो ये बेटा थ्योरी से रिलेटेड था। आज मैं इसके अंदर कोई क्विज तो नहीं आपको दे सका, आपने
कमेंट ज़रूर करना है इस लेक्चर को सुन के, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने वीडियो के ऊपर उसको पूछ लेना है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। इसके बारे में जो हमारी एक्सरसाइज थी आपको पता है वो मैं पिछले लेक्चर में आपसे करवा चुका हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम नए लेक्चर में मिलेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।